आ गया। आपसे गुजारिश है, ये मेरे जो वीडियो है ना, ये किसी को दिखाओ मत। घर पे ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बोलता हूँ ना, गाना वाना गाता हूँ, तो घर वाले बोलेंगे साला ऐसा कैसा प्रिंसिपल है, मेरे बेइज्जती करवा दोगे तुम लोग। अगर मेरी वीडियो कहीं दिखाई ना तो भागा भागा के मारूंगा, समझ गई। और मैं इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि ये जो वन टास्क लैंग्वेज है ना, इससे क्या हो जाता पता है क्या, इससे ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती। ये जो हमने देखा था ना कि क्या नाम इसका, इसका नाम क्या था भाई, कुतुब बिन ऐबक जो था, पोलो खेल रहा था और घोड़े पे पोलो खेलते खेलते गिर गया था। ये मुझे किसी ने ऐसे ना गाली गलौज दे के मतलब बोले थे कितना बेकार, मतलब ऐसे किसी ने एक थोड़ा नॉन वेज लैंग्वेज में, मतलब नॉन वेज नहीं समझेगा, एक क्या बोलते हैं इसको, गाली गलौज करके उसने मुझे, उस आदमी को गाली गलौज की थी कुतुब बिन ऐबक को, और मुझे समझाते देखो कि तो कैसा आदमी घोड़े से गिर के खेल, मतलब कितना बड़ा आदमी जो हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया और घोड़े से गिर के उसने ये कर दिया, क्या बोलते उसको, मर गया ये। तो मैं बाकी सारी हिस्ट्री भूल गया, पर मैं कुतुब बिन ऐबक को कभी नहीं बोला हूँ। मुझे पता है ये आदमी ऐसा था। क्यों, क्या हो जाता है, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, साइकोलॉजी, हमें एक सब्जेक्ट है इथिक्स नाम का, उसमें काफ़ी चीज़ें ह्यूमन जो साइकोलॉजी उस पर मतलब पढ़ाई होती है कि आदमी का इथिकल होना क्यों ज़रूरी, और कैसे कैसे आदमी को हम कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं। ये यूपीएससी के इसमें हम एक सब्जेक्ट है, उसमें मैंने पढ़ा ये चीज़। आदमी की एक साइकोलॉजी होती है, वे ऑफ थिंकिंग होती है, समझ गए। नेगेटिव चीज़ों को आदमी बहुत जल्दी कैच कर लेता है, नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना उसको बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो उसको हमें उस चीज़ को, गलत चीज़ है वो, पर उसको हमें फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ ना आपको भूल ही नहीं मतलब आप भूलो नहीं। मैंने जो पढ़ा है ना वो आप जल्दी बोलोगे नहीं, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि हमने उसको एकदम मज़े से इंजॉय करके पढ़ा है, बराबर है ना। तो चलिए फिर, अभी बहुत ज़्यादा समझ रखा, 10 मिनट हो गया, ज़्यादा कौतुक हो गया। हम देख रहे थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था पार्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, दूसरा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके अंदर हमें जो पहला पार्ट था उसके 5 चैप्टर हमने देख लेते। पहले हमने देखा था ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने यहाँ के जो इंडियन के उनके जो कॉम्पिटिटर या इंडियन स्टेट है उनको बाटले में कैसे उतारा, उन्होंने पहले कॉम्पिटिटर को भगा दिया, फिर इंडियन स्टेट को हरा दिया, मराठा को। और उसके बाद इन्होंने सब्सिडी अलायंस और ट्रीटी ऑफ सब्सिडी अलायंस, और उसके बाद क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 2 ट्रीटी ले गए थे। उसके बाद हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, उसमें हमने देखा इन्होंने एम्पायर, 4 टॉपिक देखे थे, इन्होंने एम्पायर को कैसे कंसोलिडेट किया। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि ब्रिटिश का रूल कैसे था 1858 तक। तीसरी चीज़ सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो चीज़ें थी वो क्या थी ब्रिटिश की, और मॉडर्न एजुकेशन, 4 चीज़ें इसमें देखी थी। उसके बाद हमने देखा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश का रूल इंडिया में कैसा था, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ हमने उसमें 3 चीज़ें जो देखी थी, उसमें पहली चीज़ क्या थी इसमें ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें पहली चीज़ जो थी यहाँ पे थी कि प्रेस को कैसे दबाया था, रेलवे को कैसे लाया था। दूसरा चीज़ इसमें थी कि इससे वो क्या था, न्यूज़पेपर का हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी कि इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसी कैसे थी, और दूसरी थी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कैसी थी, और तीसरी थी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ऐसे 3 टॉपिक इसमें देखे थे। फिर उसमें हमने चौथी चीज़ देखी थी कल के लेक्चर में, उसमें हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसमें तीसरी चीज़ क्या देखी थी हमने, रेलवे का इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। और चौथी चीज़ हमने देखी थी सोशल रिफॉर्मर एंड रिलीजियस मूवमेंट, उसमें हमने हिंदू, उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद वो सारे वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, सदर्न जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई थी वो सारे इसमें देख ली थी। इस तरीके से हमने ये जो पहला पार्ट था मॉडर्न इंडिया का उसको हमने खत्म किया था। और अब जो दूसरा पार्ट है इंडियन, जिसका नाम था मॉडर्न इंडिया का, जिसका नाम है दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर हमें वापस 5 चैप्टर देखने। ये 5 चैप्टर देखने के बाद हमारा हिस्ट्री का एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न खत्म हो जाएगा, बस 2-3 लेक्चर का वर्ल्ड हिस्ट्री बचाएगा। तो इसको हमें यहाँ पे शुरुआत करनी। अब ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, अब हमें क्या देखना है, दूसरा पार्ट मतलब क्या, देखो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 2 पार्ट में क्यों मॉडर्न को डिवाइड किया था। मॉडर्न इंडिया मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे आना और हम पे जो मतलब हमें बाटले में ले लेना, मतलब इंडिया पे कब्जा करना। तो पहले पार्ट में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, हमने देखा था कि मिडिवल में लास्ट में हमने देखा था औरंगजेब मर गया था 1707 में, और उसके बाद चल रहा था औरंगजेब के बाद की जो नेक्स्ट जो सक्सेसर से वो राजा बने मुगल के, और वो यहाँ पे सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि इनएफिशिएंट थे जो भी था, समझ रहेगा। फिर बंगाल का नवाब वगैरह भाई भतीजावाद नेपोटिज्म वहाँ पे होने लगा, वो देखा हमने। अंग्रेज यहाँ पे चड्डी बनियान बेचने आए थे, इन्होंने अपने कंपटीटर को खत्म कर दिया था। आते आते क्या हो गया, 1757 आया और जो सिराजुद्दौला था उसके साथ अंग्रेजों की झड़प हो गई और उन्होंने फिर यहाँ पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। इस तरीके से जो लोग यहाँ पे चड्डी ले लो बनियान ले लो करने वाले लोग, अंग्रेज यहाँ पे ट्रेडर बन के आए थे, व्यापारी बन के आए थे, वो पॉलिटिकल पावर में यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए इंडिया में, बराबर है। मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे सच्चा राज कब स्टार्ट हुआ, 1757 के बाद ही एक्चुअली एक्टिव हो गई। पहले तो थे 1500-1600 से थे, बट पहले क्या थे ये हाजीबू, समझ रहे, मतलब ये चाय ले लो पत्ती ले लो ऐसे टाइप के थे, मतलब ये कपड़े ले लो इस टाइप के ट्रेडर थे। फिर 1757 में एक्चुअली पॉलिटिकल पावर में आ गए और 1765 में तो ये पूरा मतलब इनके पास दीवानी राइट ही हो गई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, बराबर है। तो फिर हमने पूरा ये जो पार्ट था इसमें जो 5 चैप्टर थे उसमें हमने यही देखा कि अंग्रेजों ने फिर अपने यहाँ पे लोगों को कैसे हराया, कैसे रूल किया, कैसे लॉ लेके आए, क्या लेके आए, रेलवे का क्या था, प्रेस को कैसे दबाया, गवर्नर जनरल क्या थे, किसने क्या काम किया, पोस्ट किसने किया, रेलवे किसने लाया, ये सारी चीज़ें। और उस टाइम पे रिफॉर्मर्स क्या क्या थे, सोशल रिफॉर्म क्या हुआ, सती का बंद हुआ,
मतलब अंग्रेज़ों ने पार्ट फर्स्ट जो था हमारा मॉडर्न इंडिया का, उसमें हमने बस ये देखा अंग्रेज कैसे आए, रूल कैसे किया, एस्टेब्लिश चलाया कैसे पूरा सिस्टम, ये हमने देखा, बराबर है। इसमें हमने कहीं पे भी देखा कि अंग्रेज़ों को विरोध किया किसी ने, हमारे इंडियन लोगों ने नहीं। हमने बस इसमें ये देखा कि इंडियन लोगों ने अंग्रेज़ों के फटके कैसे खाए और कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना पूरा कब्जा दबदबा बना के रखा। ये सारी चीज़ हमने इस पार्ट में देखी। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें ये देखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, अंग्रेज़ों को यहाँ पे अपोज करना कब स्टार्ट हुआ, और फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, हमारी जो राष्ट्रीय की मतलब आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चली थी इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, उसमें कौन कौन लोग थे, समझ गए। फिर अंग्रेज़ों को हमने विरोध करना का स्टार्ट हुआ, फिर कांग्रेस पार्टी कैसे बनी, फिर भगत सिंह का क्या रोल है, फिर गांधी जी का क्या रोल है, फिर हमें आज़ादी के लिए क्या क्या मांग की, समझ गए। वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी। फिर हमें मतलब हमें कहाँ से, हमने कहाँ तक देखा, 1858 तक देखा यार इसमें, बराबर है। सारे देखो आप, डलहौजी तक हमने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी तक देखा, चार्टर एक्ट ऑफ हमने 1853 तक देखा। सारी जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव हो, रेवेन्यू हो, कुछ भी हो, हमने सारा का सारा 1858 तक देखा। भले वार भी हो, हमने देखा था 1848 में लास्ट जो सिंध को बाटली में ले लिया था अंग्रेजों ने, सिंध को, सॉरी सिंध को नहीं, पंजाब को। रंजीत सिंह मर गए थे, मतलब रंजीत सिंह निकल लिए थे कब, 1839 में इनको देहांत हो गया था। फिर पंजाब स्टेट वीक हो गया था, इन्होंने 12 मिसल जो होते उनके प्रांत, उनको एक करके एक पंजाब स्टेट बनाया था। और 1801 में उन्होंने कोरोनेशन हो गया था रंजीत सिंह का, वो महाराजा पंजाब इनको टाइटल दिया था, जैसे छत्रपति शिवाजी वैसे वो पंजाब के राजा बन गए थे 1801 में। 1839 तक ये इतने खतरनाक, मैंने बताया था आपको, इनकी इन सबकी अंग्रेजों की और सबकी इनसे फटती थी। तब तक पंजाब को किसने हाथ नहीं लगाया। जैसे ये निकल लिया 1839 में, तो क्या हुआ 1844 में इन्होंने अंग्रेजों ने वहाँ पे फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ। उसके बाद 1888 में डलहौजी तो पूरा मतलब सोच के आया था कि मैं पूरा लूट के जाऊँगा। डलहौजी जब आया 1848 में, जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो पहले साल में उसने आते ही कांड कर दिया, सिख जो एम्पायर है समझ रहे पंजाब, उसको एनेक्स कर दिया पूरा पंजाब को ब्रिटिश इस इंडिया में मिला दिया, बराबर है। यहाँ तक हमने देख लिया था, मतलब सारे अब तक सारी चीज़ें देखनी हमने 1858 तक देखी हमने, 1857 मतलब 58 मतलब 57 58 तक देखी। उसके बाद कुछ देखा नहीं। अब हमें इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में 1858 के बाद स्टार्ट करना है। क्या हुआ था 1857 तक क्यों देखा था हमने, क्योंकि तब तक हमने सिर्फ फटके खाए थे, और 1857 के बाद फटके देने स्टार्ट भी कर दिए थे अंग्रेजों को, समझ गए। तो इसके बाद इसलिए इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 मतलब 58 के बाद अभी हमें कंटिन्यू करना है, बराबर। इसमें क्या देखना है हमें, पूरे इसमें देखो हमने दूसरे पार्ट जो है उसमें हमें ये देखना है कि ब्रिटिश को हमने जब रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, समझ गए। पार्ट्स ऑफ जो दूसरा पार्ट है, पार्ट्स ऑफ गलती से आ गया, देखो ये वाला पार्ट है, उसमें हमने ब्रिटिश को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया कि हमें आपका रूल नहीं चाहिए। फिर सबसे पहले था ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। ट्रेडिशनल मतलब दांड के लो ब्रिटिश को, मतलब फटके जो मार के ब्रिटिश को भगाओ, बराबर है क्या। एक तो अभी देखते हैं क्या है ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। तो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में क्या है कि ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स में हमने ये देखा था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आके जो लोग थे, जैसे कि अभी जो ये लोग होंगे, क्या कौन से वाले ट्राइबल टाइप के लोग होंगे, या समझ रहे, या कुछ पड़े, मतलब ऐसे लोग। ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स मतलब गाउटी रिस्पॉन्स, जिसको सिर्फ अंग्रेज़ों को मार पीट के भगा के डांड का लेके भगाना है। दूसरा ये रिस्पॉन्स था, लोगों ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया मार पीट के। दूसरा जो रिस्पॉन्स था वो था मॉडर्न रिस्पॉन्स। मॉडर्न रिस्पॉन्स मतलब क्या, उसमें अंग्रेज़ों को क्या करना है, मतलब कागज़ और पेन हाथ में लेके, मतलब लिखा पढ़ी करके इनको सही से टेक्निकली ऑन द ग्राउंड रूल ऑफ लॉ के हिसाब से इनको हराना है। तो ये दूसरा मॉडर्न रिस्पॉन्स था। तीसरा चीज़ जो हमने देखी, बंगाल में पार्टीशन हुआ था, उसमें कुछ चीज़ होती वो हमें इसमें देखना है। चौथी चीज़ फिर इरा ऑफ गांधी, फिर गांधी आए, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, फिर दांडी यात्रा, फिर समझ रहे का ये यात्रा वो यात्रा, चंपारण खेड़ा, वो सारी चीज़ें, भगत सिंह, समझ रहे का खिलाफत मूवमेंट, वो सारा इसमें देखना है। और 39 के बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने बोला था कि आपको हम आज़ादी देंगे। ये देखो इसमें तो आज़ादी मिली नहीं, इसमें तो अंग्रेज बोले थे नहीं देंगे, इसमें फटके हो गए। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी मार फाट हुई, तिलक भाई को हमारे उधर जाना पड़ा सेडिशन में। बंगाल ऑफ पार्टीशन में भी समझेगा, मतलब रोना धोना हुआ, उसमें भी कुछ निकला नहीं। ईयर ऑफ इसमें क्या हो, इंडियन लोग एक्टिव हो गए और इन्होंने खतरनाक मूवमेंट स्टार्ट कर दी अलग अलग, समझेगा। मतलब ये जो ईरा ऑफ गांधी, ये 1915 से लेकर 1940 तक का पीरियड है। ये जो 20-25 साल है ना, इसमें इतने खतरनाक हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करना वगैरह, अंग्रेजों पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। आगे जाके अंग्रेज को प्रेशर आ गया और अंग्रेज बोले कि हाँ, हम आपको 1839 के बाद अंग्रेजों को पता चला अभी हम इनको और ज़्यादा दबा नहीं सकते, क्योंकि मैंने कल बताया ना आपको कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो अंग्रेजों ने वही किया था, इतना डराया था कि डर ही खत्म हो गया। फिर अंग्रेजों को पता चल गया वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, इनको हेल्प चाहिए थी इंडियन लोगों की वर्ल्ड वार 2 में जीतने, मतलब उसके लिए सपोर्ट के लिए इंडियन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडियन लोगों का कि हाँ, इंडिया वाले लोग बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो ये इसके लिए इन्होंने बोला कि हम आपको आज़ादी देंगे। पर 10 प्रपोजल आए थे, 10 प्रपोजल रखे गए थे। अंग्रेज बोलते थे इस तरीके से देंगे, इंडिया वाले बोलते थे हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। फिर इंडिया वाले बोलते थे ऐसा दो, अंग्रेज बोलते थे ऐसा नहीं। तो ऐसे 10 प्रपोजल थे। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, समझ रहे क्या, वो क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे समझ रहे क्या, वेबल प्लान, ये प्लान, घंटा प्लान, मतलब सारे इतने प्लान थे। ऐसे 10 प्लान थे। फिर जाके लास्ट में जो था कैबिनेट मिशन प्लान, उसके तहत हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन हुआ और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद माउंट बैटन प्लान है लास्ट में 10 वाला, और उसके तहत
माउंट बैटन प्लान के तहत फिर लास्ट में हमें आज़ादी मिली और फिर हमें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था अंग्रेजों द्वारा और फिर हमें आज़ादी मिली। तो हमें फिर अभी तक हमने क्या देखा, 1857 तक जो हम पे जो अत्याचार हुए थे यहाँ तक हमने वही देखा, समझ गए। तो वो देखा हमने। अब आज से हम क्या देखने वाले, हमने उनको अपोज करना कब स्टार्ट कर दिया था, तो वही इंडियन नेशनल मूवमेंट पोस्ट 1857 हम देखने वाले। तो 1857 में एक कांड हो गया था, समझ गए, वो हमें आज के लेक्चर में देखना है। देखिए यहाँ पे इंडियन रिस्पॉन्ड टू ब्रिटिश, तो फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुई, फ्रीडम के लिए यहाँ पे मांग उठने लगी और दो टाइप के यहाँ पे रिस्पांस इंडियन लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया। एक था ट्रेडिशनल रिस्पांस, दूसरा था मॉडर्न रिस्पांस। अब ट्रेडिशनल रिस्पांस में क्या था, देखो ट्रेडिशनल रिस्पांस में हमें देखना है 1857 का मतलब मंगल पांडे वाला जो कांड था वो हमें देखना है, रिवॉल्ट ऑफ मंगल पांडे, ये एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, वो आज के लेक्चर में देखना है। और मॉडर्न रिस्पांस में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखो मंगल पांडे वाला जो चीज़ थी वो क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल रिस्पांस मंगल पांडे कौन था पता है क्या, अब एकदम जीरो से देखते हैं। देखो 1857, अब ये हुआ क्या था, 1857 होने के बहुत रीजंस थे, समझ गए। 1857 जब हुआ था उसके पहले जो थे 1848 में हमारे यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए थे 1848 से लेकर 1856 तक, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब ये डलहौजी भाई जो थे ये पूरा सोच के आए थे कि मैं पूरे इंडिया को, समझ रहे, हमने देखा ना उन्होंने क्या बोला था कि ब्रिटिश इनको क्या करना था, पूरे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बनाना था। तो इन्होंने क्या करना था, इनको एनेक्स करना था स्टेट को, पर स्टेट को एनेक्स कैसे करेंगे, फिर इन्होंने ना ये लेके आए थे, क्या बोलते इसको, डॉक्टर ऑफ इस्लाम की थ्योरी लेके आए थे और ये सारे इसको धड़ाधड़ एनेक्स कर रहे थे। और इसी कहते जैसे झांसी की रानी थी, इन्होंने क्या बोला, झांसी रानी क्या बोली थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसा क्यों बोली थी वो, क्योंकि डलहौजी ने उसको लेटर भेजा था कि तूने अपनी झांसी को इधर सरेंडर करना है, क्योंकि तेरे पास अपना खुद का बच्चा नहीं और तेरा पति जो है वो निकल लिया है, अब तू रानी नहीं बन सकती। और जो राजा बन रहा है तेरा, तूने जो बेटे को राजा बना रही वो तूने अडॉप्ट किया है, तूने गोद लिया है, समझ गए। तो टेक्निकली हमारे लॉ के तहत तुम्हें अपना राज्य हमें सौंपना पड़ेगा, तुम्हें, अब तुम राय नहीं हो, तुम्हारा राज्य ब्रिटिश इंडिया में मिक्स हो रहा है। झांसी की रानी बोली घंटा में अपना राज्य नहीं दूंगी, समझ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, फिर उनकी झड़प हो गई। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हुई थी डलहौजी के टाइम पे। तो डलहौजी ने इतना पाप कर दिया था, इतना डराया था कि लोगों का डर ही खत्म हो गया और सब लोग हाथ में दांड का बंदूक लेके उसके खिलाफ लड़ रहे थे। वैसा एक जेंटलमैन था जिसका नाम था मंगल पांडे था, समझ गए। तो इसने 1857 का रिवॉल्ट कर दिया था, आपने सुना होगा। 1857 था उठाओ, मराठी और हिंदी 1857 का वही जो रिवॉल्ट, समझ गए, विद्रोह जिसको बोलते हैं हम। तो विद्रोह क्या था ये, उसका हम बैकग्राउंड देखो, इस तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम बैकग्राउंड जानेंगे कि क्या हुआ था, मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा था और क्यों वो हुआ। उसके बाद रीजन 1857 होने के रीजन क्या थे। तीसरी चीज बिगिनिंग एंड स्प्रेड, कहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 की और कहाँ पे एंड हुआ, मतलब स्प्रेड कैसे हुआ, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, इस पे क्वेश्चन आता है। कौन लोग कहाँ से, जैसे उसमें एक बंदा है कानपुर से था वो, तो क्वेश्चन आया था ये बंदा कहाँ से था, समझ गए, तो वो कौन कहाँ से था वो भी क्वेश्चन आ सकता है। सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट को कैसे सप्रेस किया गया था अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या है, फेट ऑफ मतलब लीडर के स्टेटमेंट क्या था, उस पर इंपैक्ट क्या है और नेचर, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट, इस पर हमारा ऑपोजिट क्वेश्चन नहीं आता, यूपीएससी के मेंस के लिए होता है, फिर भी मैं आपको ऊपर बता दूंगा, समझ गए। ये ऊपर वाली जो चीज़ है ना, देखो रीजन क्या थे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो दे देंगे। बिगिनिंग कहाँ से हुई थी वो आ सकता है, डेट कौन सी थी, स्प्रेड कैसे हुआ था वो भी आ सकता है। फेमस लीडर तो ये तो पक्का आएगा। सप्रेशन ये आएगा। क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो वाइसरॉय कौन था, तो आप बोलोगे हाई भाई डलहौजी था। अरे डलहौजी नहीं था, डलहौजी 1856 में निकल लिया था, डलहौजी ने पाप किया, डलहौजी निकल गया। और दूसरा जो आया उसका साला शुरुआत होने से पहले ही कांड हो गया, उसका इतना रिपुटेशन खराब हुआ, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। या अलग अलग जो ये थे, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज दी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक बंदे ने हमारे यहाँ पे इंडिया के जो लीडर था उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सावरकर ने। तो क्वेश्चन आता है ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से जिस चीज़ पे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम एकदम डिटेल में देख लेंगे, बराबर है। चलो आगे देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। देखो क्या हुआ था, रिवॉल्ट बिगन मेरठ जो है, जो कि 58 किलोमीटर है दिल्ली से। ये देखो यहाँ पे मेरठ है, यहाँ पे दिल्ली से ये दिल्ली यहाँ पे और यहाँ पे मेरठ है। ये 58 किलोमीटर दिल्ली से एक सिटी मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में आती है, वहाँ पे 10 देखो ऑन रिवॉल्ट बिगन 10 तारीख को वहाँ पे स्टार्ट हुआ था मेरठ में, 10 मई को 1857 में, बराबर है। अब मॉर्निंग 11 मई मतलब 1857 में क्या हुआ, देखो सिटी ऑफ दिल्ली हैड नॉट येट वोकन अप। दिल्ली के जो मतलब दिल्ली जो सिटी, वहाँ के लोग अभी तक नींद से उठे नहीं थे। व्हेन द बैंड ऑफ सिपाही फ्रॉम द मेरठ हु हैड डिफीड एंड किल्ड द यूरोपियन ऑफिसर ऑन द प्रीवियस डे क्रॉस द जमुना एंड सेट द टोल हाउस ऑन फायर एंड मार्च टू द रेड फोर्ट। मतलब क्या है, देखो मेरठ में क्या हुआ था, 10 तारीख को मेरठ में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। और इनका बोलना है कि 11 तारीख को सुबह जब पूरी दिल्ली सिटी सोई हुई थी, नींद में थी, तब एक पूरा सिपाहियों का गैंग वहाँ पे दिल्ली में जमुना पार के मतलब वहाँ पे यमुना रिवर पार करके दिल्ली में आया, जो कि यूरोपियन ऑफिसरों को ठोक के मतलब मार के आया था। कहाँ पे, रेड फोर्ट पे। अब रेड फोर्ट पे क्यों आया था वो हम देखते हैं।
अब देखो आगे रेड फोर्ट पे आया था, और रेड फोर्ट पे क्यों आया था, क्योंकि रेड फोर्ट में कौन रहते थे उस टाइम पे, देखो अंग्रेजों का रूल चल रहा था, 1857 का दौर चल रहा था, समझ गए। और 100 साल थे मुगल एम्पर जो थे दिल्ली में, समझ गए। 1765 में जो मुगल एम्पर था शाह आलम, उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत अंग्रेजों को बोला था तो आपका जो नंगा नाच करना है वो कर लो, बस हमें मारो मत, हमें मत ठोको। मतलब जिनका औरंगजेब, जिनके परदादा पूरे इंडिया को रूल करते थे, उनकी अंग्रेजों के सामने फट गई थी बाद में, उन्होंने अंग्रेजों को सरेंडर किया था। बट अंग्रेजों ने इनको पेंशन पे रखा था, मतलब अंग्रेज मुगल एम्पर को रखते थे, दुनिया भर में बोलते थे ये पूरा मुगल एम्पर चला रहा है, जैसे बहादुर शाह नाम का मुगल एम्पर है, दुनिया भर को बोलते थे कि ये मुगल एम्पर चला रहा है, बट रियल में वही चलाते थे जिनको पेंशन पे रखते थे। तो क्या हुआ, ये जो सिपाही थे, सिपाही क्या हुआ, अंग्रेजों का और सिपाही के बीच में कुछ इशू चल रहे थे, तो सिपाहियों ने मिनट में कुछ अंग्रेजों को ठोक दिया, मतलब मार दिया, समझ गए, उनको किल मतलब मार दिया। और उनको लेके वो लोग गए रेड फोर्ट, कहाँ पे, जहाँ पे मुगल एम्पर का मतलब जो डिसेंडेंट है, उनका जो नेक्स्ट सक्सेसर है, जो क्या बोलते इसको, इनके खानदान से, किसके, औरंगजेब के खानदान से, वो वहाँ पे था, वो उसको जाके वो मिले, समझ रहे। उनको जाके क्यों मिले वो, क्योंकि वो उनको जाके मिले, उनको बोले कि अंग्रेजों का रूल हमें नहीं चाहिए, आप जो थे आप ही यहाँ पे रहो, और आप क्या बोलो, आप यहाँ पे रहो और आप वापस आ जाओ, मुगल एम्पर जो था जैसे औरंगजेब था वैसा रूल यहाँ पे स्टार्ट कर दो, ऐसा ये लोग बोले। तो फिर बहादुर शाह ने उनको पूछा होगा कि आप लोग सिपाही को ठोक के क्यों आए हो, क्यों मार के आए हो, तो वही हम देखने वाले हैं। अब फिलहाल समझ गए बैकग्राउंड, मतलब 11 मई को 1857 को ऐसा कांड हुआ था, रेड फोर्ट पे सारे सिपाही इकट्ठा हुए थे। अब क्यों हुए थे वो हम देखते हैं। देखो बिफोर द मिनट इंसिडेंट्स, मिनट पे जो ये लोग मार के वहाँ पे गए थे रेड फोर्ट पे बहादुर शाह को वापस राजा मुगल एम्पर बनाने के लिए, उससे पहले क्या इंसिडेंस हुआ था, देखो उससे पहले इंसिडेंस ये हुआ था, 19 नेटिव इन्फेंट्री एट बरहमपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे 19 नेटिव इन्फेंट्री जो थी, उन्होंने क्या कर दिया था, एक इनफ्रारेड राइफल थी, मतलब एक गन थी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गन, उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने नहीं बोला था, समझ गए। मतलब कब, फरवरी में क्या हुआ, अप्रैल में देखा, फरवरी में क्या, ये कांड हुआ था मई में। फरवरी में क्या हुआ था, फरवरी में एक अंग्रेजों ने एक जो बड़ी गन थी, एक समझ रहे राइफल थी, उसको इंट्रोड्यूस किया था, और उसको 19 इन्फेंट्री वाले जो लोग थे, ये जो सिपाही थे जो ब्रिटिश के अंडर काम करते थे पर इंडियन थे, इन लोगों ने, देखो वेस्ट बंगाल, इन्होंने बोला हम ये गन यूज़ नहीं करेंगे, तो गन यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे इनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हुआ था। और 34 नेटिव इन्फेंट्री जो थे, उनका एक बंदा था मंगल पांडे, उसने तो इनके कुछ लोगों को ठोक दिया और 6 अप्रैल को उसको लटका दिया था, मतलब इसने आग लगा दी, सबसे पहले गोली इसने चलाई थी, और फिर अंग्रेजों के लोगों ने इसको पकड़ा और इसको एग्जीक्यूटिव मतलब इसको फांसी दे दी थी। और फिर जो 10 जो हम बोल रहे हैं मंगल पांडे, सॉरी बाद में जो कांड हुआ था 11 मई को जो कांड हुआ था, उसमें उस टाइम तक मंगल पांडे था क्या, नहीं, मंगल पांडे को पहले मार दिया था इन्होंने। मतलब मेन जो पिक्चर थी मंगल पांडे पे मूवी आया है, सारा मंगल पांडे बोलते हैं हम 1857, बट एक्चुअली मेन कांड मंगल पांडे ने किया ही नहीं। पिक्चर के 3 घंटे का पिक्चर है, पहले 10 मिनट में मंगल पांडे मर गए। मंगल पांडे तो 6 अप्रैल को इसको लटका दिया था, और कांड हुआ था कब, 11 मई को। फिर मंगल पांडे पे क्यों इतना फोकस है, क्योंकि स्टार्ट मंगल पांडे ने किया था, पहली गोली मंगल पांडे ने मारी थी, समझ गए। अब आपको समझ गए क्या पिक्चर ये है। अभी कुछ तो अंग्रेजों ने कुछ तो एक राइफल का इंट्रोड्यूस की थी, और वो राइफल यहाँ के इंडिया के जो सैनिक थे इन्होंने बोला हम नहीं यूज़ करेंगे, उसके वजह से इन दोनों के बीच में झड़प हुई, गोलियाँ चली। अप्रैल में भी गोली चली थी, फिर मंगल पांडे नाम का एक बंदा था, उसको उन्होंने लटका दिया, और बाकी लोग 11 मई को वहाँ पे दिल्ली में गए, और वहाँ का जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह जफर, उसको बोले आप वापस मुगल एम्पर मतलब मुगल शाही यहाँ पे ला जाओ, जैसे औरंगजेब था, और ये अंग्रेजों को भगा दो। यहाँ तक क्लियर है। अब कांड क्यों हुआ था, समझ गए, रीज़न क्या थे, रीज़न क्यों हुआ था मंगल पांडे वाला कांड, क्यों ये लोगों ने गोली मारी थी, समझ गए। इनके बीच में क्या मतलब राइफल का क्या इशू था। देखो कुछ जनरल रीजन थे और कुछ स्पेसिफिक रीजन थे। राइफल वाला रीज़न क्या वो मैं बाद में बताता हूँ। जनरल रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे रिपोर्ट अबाउट ये जो राइफल बनी थी ना भाई, बोन डस्ट एंड आटा, उसके जो रिपोर्ट अबाउट द मिक्सिंग ऑफ जनरल रीजन इंट्रोडक्शन, ये जो इनफ्लाइड राइफल कार्टेज जो था, मतलब वो जो राइफल होती थी ना, उसके अंदर जो गोली होती थी ना, उसको ऐसे दांत से खींचना पड़ता था, और दांत से खींचने के बाद वो गोली मतलब वो लूड होती थी। तो उसमें ना ऐसा मतलब इनको पता चला था, सारे सिपाही को, जो इंडियन सिपाही जो ब्रिटिश के आर्मी में काम करते थे, इनको पता चला जो नई राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस की, उसमें जो कार्टेज है जिसको हमें दांत से खींचना है, जिस कार्टेज को हमें दांत में खींचना है, उसके अंदर बोन डस्ट मतलब जो हड्डी उसका डस्ट होता है, और आटा मतलब उसमें उस टाइप का आटा होता है, इन आटा मतलब सॉरी आटा क्या है भाई, आटा, अच्छा बोन डस्ट इन आटा। उसके बाद क्या, ग्रीन कार्टेज जो था उसके अंदर जो चर्बी मतलब यूज़ की जाती है ना, उसमें बीफ मतलब क्या, गाय का जो मटन मतलब ये होता है, मीट होता है वो, और पीट मतलब क्या, ये जो होता है ना डुक्कर,
सुअर का फैट और बीफ का फैट, मतलब गाय के मटन, मतलब इसका मीट का और पिग के मीट का फैट जो है वो उस ग्रीन कार्टिज को बनाने के टाइम यूज़ किया गया है। और वो जो राइफल आई थी, वो जो गन थी, उसको लोड करने से पहले उसको दांत से वो कार्टिज को खींचना पड़ता था। और उस कार्टिज में जो बीफ था, मतलब गाय का मटन से और गाय के फैट से, मीट के, और जो सुअर है उसके मीट के फैट से वो बना था। अब उसमें आर्मी में दो ही टाइप के लोग काम करते थे इंडियन लोग, एक थे ब्राह्मण, मतलब ये हिंदू थे एक लोग, एक थे मुस्लिम। अब मुस्लिम के धर्म में जो पिग है, सुअर, ये उसका मीट खाना, मतलब इसका जो सुअर है उसका मीट खाना मतलब पाप है कुरान के हिसाब से। और हिंदू लोगों में गाय का मटन खाना, मीट खाना मतलब पाप है, बराबर है। अब हुआ क्या, ये जो सिपाही थे ये भड़क गए। ये देखो ऐसा था कार्टेज, ऐसा होता था, इसको देखो यहाँ से दांत से चबाना पड़ता था, ऐसे पीछे खींचना पड़ता था और ठॉय, उसके बाद गन चलती थी। पर उसमें मीट यूज़ किया जाता था सुअर का, और मतलब फैट यूज़ किया जाती थी, चर्बी यूज़ किया जाती थी सुअर और गाय की। तो ये लोग, ये चीज़ें जो थी वो हमारे यहाँ के जो लोग थे हिंदू और मुस्लिम, इनके खिलाफ थी। इसलिए सारे लोग इकट्ठा हो गए फरवरी में, और इनको फरवरी में रिपोर्ट पता चल गई। इन्होंने बोला हम ये कार्टेज, ये राइफल यूज़ नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने बोला पिछवाड़े पे लात मारेंगे, ये बोले लात मारेंगे तो हम भी लात मारेंगे, बट हम यूज़ करेंगे नहीं। फिर लोगों ने क्या कर दिया, उधर झड़प हुई अप्रैल में, मंगल पांडे को मार दिया, बाकी हर जगह झड़प हुई। और मेरठ का जो एक था इनका तबका था, वो सारा बहादुर शाह जफर जो था उनके पास गए, जो कहाँ पे था, वो दिल्ली में बैठा था, वो औरंगजेब का बाद वाला, मतलब सक्सेसर था। तो इनको बोले कि, उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने डायरेक्ट बोला आज से बहादुर शाह जफर जो है हम उसको प्रोक्लेम कर रहे हैं एज एम्पर ऑफ इंडिया, स्प्रेडिंग द रिवॉल्ट डिफरेंट पार्ट। इन्होंने उसको प्रोक्लेम मतलब अनाउंस कर दिया कि आज से वापस हमारा यही आका है, यही हमारा आज से एम्पर है, हम मुगल शाही को वापस ला रहे हैं, हमें अंग्रेज नहीं चाहिए। और इन्होंने पूरे रिवॉल्ट को पूरे इंडिया भर में स्प्रेड कर दिया। रीज़न क्या था, ग्रीस कार्टेज, वो कार्टेज जो था न्यू राइफल को, उसको बीटन, मतलब उसको तो चबाना पड़ता था हाथ से लोड करने से पहले, जो बीफ और पिग फैट से बना था, बराबर है। पार्टिसिपेशन कौन कौन थे इसमें, देखो इसमें बड़े बड़े राजा थे, क्वींस थे, मतलब देखो यहाँ पे किंग्स थे, क्वीन मतलब जैसे झांसी की रानी, बड़े बड़े जमींदार थे, सिविलियंस थे, प्रेजेंट थे, वर्कर्स थे, और कुछ मुस्लिम भी थे, समझ गए यहाँ पे देखो। और उसका एरिया ऑफ रिवॉल्ट क्या था, सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्ट एरिया था वो नॉर्थ इंडिया था, बाकी जगह नहीं था। देखो रीजन ऑफ, ये दो रीजन थे, इमीडिएट रीजन और फंडामेंटल रीजन। इमीडिएट रीजन क्या था, वो जो राइफल थी इसको इंट्रोड्यूस किया था, वो काऊ जो होती, मतलब हमारे यहाँ पे गाय हुई थी, और जो शोर होता है उसके फैट से बना हुआ था, जो कि हिंदू और मुस्लिम के लिए सही नहीं था। हिंदू मुस्लिम लोग जो थे सोल्जर, वो रेड टू यूज़, तो उन्होंने बोला था एक पैर पे आ गए थे, हम बोले हमने यूज़ ही नहीं करेंगे। इसलिए बैरकपुर बंगाल में क्या हुआ था, 34th नेवल इन्फेंट्री जो थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। सबसे पहले इनके पास आया था वो, आप यूज़ करो। जो कमांडेंट बाग था उसने बोला कि आप यूज़ करो, मंगल पांडे ने लिया, दांत से चपाया, पर कमांडेंट बाग को ही ठोक दिया, समझ गए, इसलिए उसको लटका दिया था उसको ढूंढ के इन्होंने। और ये इमीडिएट रीजन थी। और देखो ये कमांडेंट बाग, इसको यहाँ पे बैरकपुर जो इसको मार दिया था मंगल पांडे ने। उसके बाद क्या होता है, ये इमीडिएट रीजन, सॉरी ये थे इमीडिएट रीजन थे। देखो यहाँ पे मंगल पांडे क्या था, हु लेड द अप स्प्रिंग, इसने पूरा जो रिवॉल्ट था इसने स्टार्ट कर दिया था। वांटेड टू किल, इसने देखो लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया था। फाइनली मंगल पांडे वाज ओवर पावर्ड, एंड उसने क्या कर दिया, उसको पकड़ाया और उसको लटका दिया, तो उसको फांसी दे दी थी। ही वॉज द फर्स्ट रिबेल हु हैंग्ड, मतलब शुरुआत इसने कर दी थी 1857 में। उसके बाद दिस पार्क द कलेक्टिव अपस्विंग इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट, इसको मारने के बाद, इसको लटकाने के बाद सारे के सारे जो लोग थे वो भड़क गए, और इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ दी। आफ्टर द इवेंट ऑफ बैरकपुर के इवेंट के बाद 10 मई 1857 में मेरठ में जो था, मेरठ में जनरल बख्त खान जो था, इसने भी क्या कर दिया, उसके मेरठ में जो लोग थे इनको मार दिया, और वहाँ से सारी गन बिन ले ली, मतलब उनका जो तहखाना होगा वहाँ पे समझ आर्मरी होगी, वहाँ से सारा गोला बारूद ले लिया, और ये चल पड़े दिल्ली के पास। दिल्ली में शाह उधर गए बहादुर शाह के पास, और बहादुर शाह जफर जो था उसको बोले आज से हम तुझे लीडर ऑफ रिवॉल्ट घोषित कर रहे, और हम अंग्रेज को यहाँ पे भगा देना चाहते। ऑल इंडिया हम सारे के सारे मिलकर अगर अंग्रेजों को भगा देंगे, अंग्रेजों को पीछे लग के उनको अगर समझ रहे, उनके छाती पे बैठ कर उनको गोली मारेंगे, सबको भगा देंगे, और फिर अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे बहादुर शाह जफर नाम का जो ये मुगल शाही, जैसे मुगल थे औरंगजेब, उस तरीके से मुगल शाही आएंगे, और सारे हम इंडिया वाले अच्छे भाई बहन बन के रहेंगे। ऐसा यहाँ पे था, समझ गए। आगे ये थे इमीडिएट रीजन। फंडामेंटल रीजन क्या थे, देखो बाकी कुछ बहुत रीजन्स थे। पॉलिटिकल कॉजेस थे, ये लोग क्या करते थे पता है क्या, मिलिट्री कॉज, जैसे भेदभाव करते थे। अंग्रेजों के जो अंग्रेजों के सिपाही होते थे उनको ज़्यादा पेमेंट देते थे, उनको अच्छा खाना देते थे, उनको बेकार जगह नहीं भेजते थे। हमारे वालों को उधर अफगानिस्तान में भेजते थे। सोशो कल्चरल रीजन, इन्होंने क्या कर दिया था, सती जैसे इविल से इसको खत्म कर दिया था। हिंदू लोग इनको सही नहीं लगा था, भले सती खराब है, पर हिंदू लोगों के धर्म पे आँच आई थी ना, तो इनको लगता था सही नहीं है। अभी अंग्रेजों ने क्या बोला था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इसने एजुकेशन प्रमोट किया था, लड़कियों को भी एजुकेशन प्रमोट किया था, विडोरी मैरिज किया था। अब विडोरी मैरिज के खिलाफ थे मुस्लिम भी और हिंदू भी, उनको लगता था कि लड़की का डबल शादी कैसे करेंगे, भगवान कोस जाएगा, पाप लग जाएगा, फिर भी अंग्रेजों ने ये किया था।
तो ऐसे सोशो कल्चर पॉलिटिकलिज्म थे, मिलिटरिज्म थे, इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन। इंडिया वालों को पता चल गया था कि अंग्रेज यहाँ से पैसा लूट के लेके जा रहे, और वहाँ जाके अपने महल बना रहे, उधर जाके रोड बना रहे, डैम बना रहे अंग्रेजों में। एक्सपोनेंशियल पॉलिसी, आए दिन किसी को भी लूट रहे, जैसे झांसी की रानी थी उस पर दबाव डाला, ये कर दिया, मतलब समझेगा। ऐसे इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, इनको उधर फ्रेंच मतलब बाकी जगह दुनिया भर में अलग अलग जगह रिवॉल्यूशन हुए थे, अंग्रेजों को अलग अलग जगह अलग अलग देशों ने हरा दिया था, इनको लगा हम भी हरा देंगे। ऐसे काफ़ी रीजन थे, फंडामेंटल रीजन, जिसकी वजह से इन्होंने इन पे ऊपर मतलब ये कर दिया। देखो सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल रीजन क्या था, यहाँ पे देखो एनेक्सेशन ऑफ पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आए थे एंड सब्सिडी अलायंस, उसके तहत यहाँ के जो अलग अलग राजा थे ये क्या बोले थे, इन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिश का रूल नहीं चाहिए। जैसे नाना साहब, उसको पेंशन देना, देखो ही वाज द एडेप्टेशन ऑफ बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव टू जो था इसका एडेप्टेशन था। कौन ना, ये पेशवा बाजीराव टू मतलब वही 1802 में जिसने सब्सिडी अलायंस ट्रीटी साइन की थी अंग्रेजों के साथ। पेशवा बाजीराव एडेप्टेड सन था, तो अंग्रेजों ने बोला ये एडेप्टेड है, ये पेशवा का खुद का सन नहीं है, हम इसको पेंशन देंगे नहीं। तो नाना साहब भी भड़क गया था, फिर नाना साहब भी इस आंदोलन में शामिल हुआ था। एक्सपोनेंशियल पॉलिसी, इन्होंने देखा, इन्होंने क्या करते थे, इंडिया के लोग को लो सैलरी, लो प्रोस्पेक्ट, लो प्रमोशन, समझेगा। जो फॉरेन में जाते थे मतलब अलग जगह लड़ने के लिए, वहाँ पे भत्ता भी नहीं दिया जाता था इनको, ये एक चीज़ थी। देखो एनेक्सेशन ऑफ अवध को भी इन्होंने एनेक्स किया था। एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिकल एक्सप्लोटेशन, कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि इट वाज द ब्रिटिश इंट्रूजन हु ब्रोक अप द इंडियन हार्मलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील्स। मतलब इसने बोला था यहाँ पे जो सारा सारा हमारे यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा बनने की जो सारी सारी फैक्ट्री थे हैंडलूम से, इसको खत्म करने का काम ब्रिटिश ने किया है। ब्रिटिश अगर वहाँ जाते नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होता। ये चीज़ कार्ल मार्क्स ने बोली थी, कॉटन इंडस्ट्री को इसने खत्म किया है। तो यहाँ के लोग को पता था कि कार्ल मार्क्स बोल रहा है तो बात सही है। सोशो पॉलिटिकल रीजन वही, इन्होंने यहाँ पे विडो रीमैरिज कर दिया था, सती को खत्म कर दिया था, गर्ल्स को एजुकेशन दिया था, क्रिश्चियन मिशनरी का दबाव बढ़ रहा था, तो इधर इंडिया के जो धर्म पंडित थे ये भी दबाव में आ गए थे। उसके बाद मिलिट्री रीजन वही मैंने बताया, बाहर जाते थे। और देखो इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर, फर्स्ट अफगान वार होता, इधर इनको हार मिली थी, हमने देखा था ना, फर्स्ट अफगान वार में इनको ब्रिटिश का जो गवर्नर जनरल था उसको हार मिली थी। पंजाब वार हुए थे समझ, उसके बाद क्या क्रीमिया वार में इनको हार मिली थी। संताना रेबिलियन हुआ था बंगाल में, उसमें भी इनको हार गई थी। तो साइकोलॉजिकल रिपरकशन इंडियन लोगों के दिमाग में आ गया था कि इनको लगा था कि वो अगर हरा सकते तो हम भी हरा सकते, अगर ये बंदा यूपीएससी पास हो सकते तो मैं भी हो सकता हूँ। वैसे इनके अंदर जोश भर गया था और इसलिए सबके सब लोग इकट्ठा हो गए थे, समझ गए। अब द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट की बिगिनिंग कैसे हुई थी, 29 मई 1857 में एक सोल्जर था नेम मंगल पांडे, उसने अटैक किया था 29 मार्च को। और उसको अपना एक सीनियर था वो बाग भाई, उसको मार दिया था इसने बारकपुर में बंगाल में, समझ गए। 19 एंड 34 इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री ने। उसके बाद क्या था, उसके बाद इसको लटका दिया था अप्रैल में, 9 अप्रैल में। फिर 10 मई में क्या हुआ, देयर वाज अ म्यूटिनी ऑफ सिपाही एट द मीरठ में म्यूटिनी हुई। ये लोग सारे के सारे आए, ये लोग दिल्ली में इन्होंने मार्च किया और ये बहादुर शाह के पास गए। बहादुर शाह को बोला कि हम आपको आज से राजा बना रहे हैं, और बहादुर शाह जफर टू, और हम आपको आज से राजा बनना है, हम अंग्रेजों को भगा रहे हैं सारे मिलके। एट दिल्ली मुगल एम्पर बहादुर शाह टू प्रोक्लेम द एम्पर ऑफ इंडिया, इसको एम्पर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया। वेयर द रूलर्स राजा वेयर लॉयल टू द ब्रिटिश, सोल्जर रिवॉल्टेड इन द गो, मतलब जहाँ जहाँ पे जो राजा है वो ब्रिटिश के लॉयल थे ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ, वो राजाओं के खिलाफ। अलग अलग जो जमींदार थे, कोर्ट्स थे, यूरोपियन लॉ कोर्ट्स थे, पुलिस स्टेशन थे, उनको जला दिया, अटैक कर दिया। सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड जो थे, जैसे कोई सावकर है वो ब्रिटिश की मतलब ब्रिटिश का नुमाइंदा हो, ब्रिटिश को सपोर्ट करता हो, उसने अगर कर्जा दिया हो यहाँ पे फार्मर को, तो फार्मर लोग उसके घर में घुस गए, उसको मारा पीटा, और उसका जो सारा का सारा रिकॉर्ड था, किसको कितना लोन दिया, सारा का सारा जला दिया। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे पूरा एकदम नंगा नाच चालू कर दिया था। उसके बाद कौन कौन लीडर इसमें इन्वॉल्व थे, देखो दिल्ली में कौन, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन था, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन आएगा कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें किसको प्रोक्लेम किया था हिंदुस्तान, एम्पर ऑफ द हिंदुस्तान, तो बहादुर शाह जफर को किया था। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, देखो नाना साहब थे कानपुर से, उत्तर प्रदेश से। इनको क्यों थे, क्योंकि इनका पेंशन बंद कर दी थी, ये अडॉप्टेड थे। बेगम हजरत महल उत्तर प्रदेश से थी, लखनऊ से। क्या है, खान बहादुर ये रोहिलखंड उत्तर प्रदेश से, ये भाई सब थे। मौलवी अब क्या है, मौलवी अलहमदुल्ला ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश से थी। झांसी की रानी जो थी, झांसी उत्तर प्रदेश से थी। और कन्वर सिंह जो थे ये जगतसिंहपुर थे। इस पे क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था। अब इस पे क्वेश्चन आया था। अब ये जो है ना जगतसिंहपुर, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में, शायद उस टाइम पे बिहार में था, तो ये एक्चुअली बिहार से था, ये समझ गए, या उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में था शायद, अभी ये बिहार में अभी फिलहाल। ये कुंवर सिंह, इतने लोग उसमें रिवॉल्ट में थे। अब कौन कौन कहाँ, देखो यहाँ पे दिल्ली में कौन था, मुगल एम्पर बहादुर शाह, इसको क्या कर दिया था, रियल कमांड इसके हाथ में दी थी बख्त खान ने। बख्त खान यहाँ पे आया था और उसने बोला था कि आज से आप हिंदुस्तान के एम्पर हो, हमें अंग्रेजों को भगाना है। कानपुर से नाना साहब था, समझ रखा, उसने था, उसका जो लेफ्ट, उसका जो क्या है लेफ्टिनेंट तात्या टोपे, उसको एन अजीमुल्ला, इन दोनों ने उसको नाना साहब को हेल्प की थी।
बाद में इन सबको पकड़ा था, सबको मार दिया था अंग्रेजों ने, पर तात्या टोपे घंटा उनके हाथ ही नहीं लगा, इतना भाग अंग्रेजों ने पूरी फौज एक साल तक पूरा अपना खुफिया एजेंसी उनका पूरा रॉ एक्टिव कर दिया था, पर तात्या टोपे इनके हाथ लगा ही नहीं, तात्या टोपे निकल लिया था उधर नेपाल। उसके बाद लखनऊ में थी बेगम ऑफ क्या है अवध, हजरत महल थी उधर, समझ रहे, उसने प्रिजन की हेल्प ली थी, हेल्प ऑफ प्रिजन विद हेल्प ऑफ फार्मर लोग थे, जमींदार थे और सिपाही की हेल्प लेके इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा कर दिया था। झांसी की रानी विडो किंग ऑफ गंगाधर राव निकल लिए थे, इनके हस्बैंड थे। उसके बाद हेल्प ऑफ तात्या टोपे जो थे, इनकी हेल्प लेके झांसी की रानी ने भी यहाँ पे ये। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, कौन तात्या टोपे या नाना साहेब? झांसी की रानी जो थी वो इसकी या इसकी बेटी थी, तात्या टोपे या नाना साहब की बेटी थी या उन्होंने उसको बेटी माना था, इसलिए उन्होंने झांसी की रानी को बहुत सपोर्ट किया था, समझ गए। उसके बाद क्या है, झांसी की रानी का उन्होंने देखो, झांसी की रानी जब थी इसने विरोध किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, तो अंग्रेजों ने पूरी सैन्य वहाँ पे भेज दी, तो झांसी की रानी क्या कर दी, वो वहाँ से निकल ली, भाग गई अपना झांसी, तो अंग्रेजों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। पर झांसी की रानी जो सिंधिया थे वहाँ पे इंदौर में, वो दूसरे जो राजा थे जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे मराठा एम्पायर के, झांसी की रानी ने क्या कर दिया, अपनी आर्मी वहाँ पे लेके गए, उनको वहाँ से हरा दिया और उधर कब्जा कर लिया था और वहाँ से पूरा चला रही थी। फिर उसके बाद बिहार से थे कुंवर सिंह, समझ का, ये जमींदार रूल जमींदार, मतलब इससे जमींदारी दी थी इसको अंग्रेजों ने पहले, पर बाद में जमींदारी इससे छीन ली थी। बरेली से कौन थे, खान बहादुर थे, और फैजाबाद से थे मौलवी अलहमदुल्ला, समझ गए। उसके बाद इतने लोग थे। आगे झांसी की रानी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर, देखो रानी लक्ष्मीबाई जो थी क्वीन ऑफ झांसी, रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, इसने ब्रिटिश रूल को एकदम रेजिस्टेंस मतलब विरोध करने का एक सिंबल प्रतीक थी ये। इसका देखो, इसका नाम था मणिकर्णिका, मनु, जिसमें क्वेश्चन आया था, मैं सर मूवी आया था मणिकर्णिका, इसका शी कॉल्ड एज मनु है मणिकर्णिका। शी मैरिड, जो गंगाधर राव थे इसके साथ उनकी शादी हुई थी महाराजा ऑफ झांसी 1842 में, डालाजी के आने से पहले, और 1848 में डालाजी आए और उन्होंने जो तबाही करना स्टार्ट कर दी, फिर आप पूछो ही मत। उसके बाद शी गई बर्थ 1851 में क्या हुआ था, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, पर वो बच्चा बचपन में 4 महीने का जब था वो निकल लिया था, वो मर गया था। 1853 में क्या हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया था, गंगाधर राव बहुत मतलब बीमार थे और उन मतलब एक्सपायर होने वाले थे, उनको सबको पता चल गया था कि अभी ये मरने वाले, तो झांसी की रानी और गंगाधर राव ने मिलकर एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, और उस बड़े को अच्छा अडॉप्ट करने के बाद उसको उन्होंने राजा घोषित कर दिया। पर डालोजी ने क्या बोला, डालोजी ने बोला झांसी की रानी को, डॉक्टर ने लैप्स कागज फेंका उसके मुंह पे और उसको बोला इसको पढ़, उसमें क्या लिखा है, अगर खुद का बेटा हो तभी उसको राजा बना सकते हो, अडॉप्टर को नहीं कर सकते, अगर अडॉप्टर बेटा लेना है तो आपका एम्पायर को विलीन कर देना है अंग्रेजों में। तो झांसी की रानी ने जो तलवार उठाई, फिर अंग्रेजों को भगा के मारा। देखो ये जो सन है उसके पीछे, ये एक्चुअली खुद का नहीं है उसका, ये अडॉप्टेड है, इसको अडॉप्ट किया था उसने। आगे क्या है, सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, ये देखो ये हरामी जो थे लॉर्ड कैनिंग, ये गवर्नर जनरल बन गया था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल नहीं एक्चुअली वाइसरॉय था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, दिल्ली को कैप्चर कर दिया सितंबर 1857 में, ओके। उसके बाद बहादुर शाह जो था ना उसको 11 मई को 1857 में बहादुर शाह जफर जो था उसको जो प्रोक्लेम कर दिया था, मतलब हिंदुस्तान एम्पर ऑफ हिंदुस्तान, और उसके नाम से सारा चल रहा था। वो इतना दिमाग में लंगड़ा था, मतलब ये मुगल बाद के मुगल इतने दिमाग में लंगड़े थे, ये साइको ने उधर फ़ोन कर दिया अंग्रेज़ों को, मतलब उनको उसने क्या बोलते उस टाइम पे कुछ तो वो तार या कुछ तो था, उन्होंने अंग्रेज़ों को बोल दिया कि ये जो सिपाही है आपके लोगों को मार के मेरे पास आए, इन्होंने मुझे हिंदुस्तान का एम्पर घोषित कर दिया है और ये आपको निकाल देने वाले हैं और मुझे हिंदुस्तान का एम्पर करने वाले हैं, मैं क्या करूँ आप बताओ मुझे, मैं इनका साथ दूँ या आपका साथ दूँ। इतना दिमाग में लंगड़ा था। तो अंग्रेजों को पता ही नहीं था तब तक कितना बड़ा कांड हो चुका है, इसके वजह से कांड पता चल गया। फिर जब अंग्रेजों ने क्या कर दिया 1862 में पूरा रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था, दबा दिया था, फिर इसको प्रिजनर, इसको क्या कर दिया था, प्रिजनर मतलब इसको बंदी बना लिया और वह इसको रंगून भेज दिया था हवा खाने के लिए। रंगून मतलब 4 दीवारों के बीच में कैद करके उधर ही मर गया था। उसके बाद ग्रेट हाउस ऑफ मुगल्स फाइनली हैड कंप्लीटली एक्सटेंड, मतलब मुगल शाही जो थी वो खत्म हो गई थी 1857 के बाद। भले ही 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इनके पास दीवानी राइट्स आए थे, पर मुगल का दरबार मुगल के पास ही था, उनको पेमेंट मिलता था, वो राजा के तौर पे काम करते थे, उनके पास पावर नहीं थी पर राजा थे वो। पर 1857 के बाद पूरे मुगल शाही खत्म कर दी थी अंग्रेजों ने। फाइनली रिवॉल्ट कम टू एंड, 1858 में रिवॉल्ट खत्म हो गया था। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग उसने प्रोक्लेम द पीस, और उन्होंने बोला फिर बाद में कि हाँ अभी क्या हुआ है, पीस हो गया, रिवॉल्ट खत्म हो चुका है। कौन कौन लीडर देखो, बहादुर शाह सेकंड जो था, फेट ने एक्चुअली फेट मतलब किसने क्या कहा वो नहीं है, फेट मतलब बाद में इनका अंत कैसे हुआ। देखो इसको रंगून भेजा गया उधर, वो मर गया 1862 में, इसको 1858 में रंगून भेज दिया था, वहाँ पे वो मर गया। नाना साहब जो था और बेगम हसरत महल दोनों साथ में भागे थे, अलग अलग भागे होंगे। नाना साहब और बेगम हसरत महल वो नेपाल भाग गए, वो घंटा इनके हाथ ही नहीं लगे। रानी ऑफ झांसी वो क्या हुई, डाइड, वो बैटल फील्ड मतलब वो लड़ते लड़ते मर गई, वो भी देखो तात्या टोपे, अरे नाना साहब भाग गया था एक्चुअली, सॉरी मैं तात्या टोपे बोला, तात्या टोपे नहीं नाना साहब भाग गया था, तात्या टोपे नहीं था, नाना साहब इनके हाथ नहीं लगा, तात्या टोपे हाथ लगा था इनको, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, इसको फांसी दे दी थी 1859 में। उसके बाद आगे क्या है,
आगे यहाँ पे देख लिया इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या था? देखो वही चीज़ है कि उसके बाद क्या हुआ था, सब यहाँ पे ध्यान दो सही से। इस रिवॉल्ट का इम्पैक्ट हुआ कि अंग्रेज़ों की फटके हाथ में आ गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे राज चला रही थी, उसके बाद पावर ट्रांसफर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। अंग्रेज़ों ने बोला आज से जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे चला रही, आज से ये नहीं चलाएंगे, आज से डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को रूल करेंगी। और उसके बाद जो एक्ट आए थे वो सारे के सारे वो चार्टर एक्ट नहीं थे, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे। और इन्होंने बोला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोस्ट है, आज से वो जो पोस्ट है वो वाइसरॉय बनी है, और पहला वाइसरॉय जो वो लॉर्ड कॉनिंग है। ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको एब्लिश कर दिया इन्होंने बोला एक ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा फॉर इंडिया, जिसमें 15 लोग होंगे। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑफिस ऑफ फॉर इंडिया, उसमें 15 लोग होंगे। यहाँ पे देखो मेंबर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज टू बी अपॉइंटेड एंड द बेसिस ऑफ कंपटीशन के बेस इंडियन सर्विस जो कि सिविल सर्वेंट है वो अपॉइंट किए जाएंगे। लैंड ऑफ जमींदार वेयर उनकी लैंड भी छीनी गई, और ब्रिटिश ने बोला आज से नो मोर एनेक्सेशन, हम आगे एनेक्सेशन नहीं करेंगे, हम आगे और लूटमार नहीं करेंगे। समझ गए? उसके बाद नेचर ऑफ रिवॉल्ट क्या है, इसमें काफ़ी लोगों ने बोला नेचर ऑफ रिवॉल्ट मतलब उसमें देखो सर सैयद अहमद खान जो इन्होंने क्या बोला था, ये पहला ब्रिटिश इंडियन था, ब्रिटिश नहीं। देखो इसने बोला था ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्ट, इसने बोला था अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट इंडियन हु रोट ऑन द, ये पहला इंडियन था जिसने 1857 रिवॉल्ट में कुछ लिखा था। वीडी सावर क्या बोले थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ादी के लिए पहला जंग लड़ी गई जो जंग थी वो है 1857 का रिवॉल्ट। आरजी मौजदार ये बोले थे इट वाज नाइदर फर्स्ट और नॉर्दर्न वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बोले थे ये ना पहला था ना इंडिपेंडेंस का वार था, ये अपने खुद लोग अपने के लिए अपने स्वार्थ के लिए मतलब स्वार्थ में अपने राज्य को लड़ने के लिए जीत रहे थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे कोई नेशनल नहीं था, क्योंकि नेशनल इसलिए नहीं था क्योंकि उसके बाद थोड़ी वो इंडिया बनाने वाले थे, वो तो वापस मुगल शाही लाने वाले थे। सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या बोला था, वॉर विच स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बट गॉट कन्वर्टेड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने बोला 1857 का वार जो था वो धर्म की रक्षा करने के लिए स्टार्ट हुआ था, बट बाद में ये वो आज़ादी की तरफ मुड़ गया, ट्रांसफर हो गया, उनका मोटिव कन्वर्ट हो गया आज़ादी की जंग के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने बोला इट वाज द फ्यूडल आउटबर्स्ट हेडेड बाय द फ्यूडल चिप्स। इन्होंने बोला था ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने अपने साम्राज्य बचाने के लिए इन्होंने ये बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने फ्यूडल बहुत बड़ा आउटबर्स्ट मतलब इन्होंने ये विद्रोह कर दिया था। इस बीच क्या है चौधरी ने बोला था सिविल रिबेलियन, मतलब ये सिविल रिबेलियन था। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किसने बोला था? तो ये जब वीडी सावरकर ने बोला था। वीडी सावरकर का एक आ सकता है, नेहरू का क्या आ सकता है, ये एक आ सकता है, और या ये एक आ सकता है, चार में से आ सकते हैं। इसका कुछ इतना आएगा नहीं, उसका कुछ आएगा नहीं, समझ गई? तो इस तरीके से हमने हमारा जो पार्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है उसके अंदर हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर था ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, उस पर हमने मंगल पांडे वाला जो एरिया है इसको कंप्लीट कर लिया। समझ गए? ये बाकी जो चैप्टर्स है इसको हमें देखना बाकी।